फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू तेजस कॉमर्स क्लासेस चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। यानी काफ़ी बच्चे एस्पिरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे, सर पावर ग्रिड की वैकेंसी कब आएगी, पावर ग्रिड की वैकेंसी कब आएगी। और सबसे ज़्यादा तो ये था कि पावर ग्रिड की जो वैकेंसीज आती है वो पहले तो मतलब आज से 1 डेढ़ साल पहले की अगर बात करें तो वो E3 लेवल पे आया करती थी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस के नाम से आया करती थी। लेकिन पिछले 2 साल से पावर ग्रिड क्या कर रहा है, डायरेक्टली E3 लेवल यानी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ना लेकर के अब सीधा वो लेने लग गया है ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस या असिस्टेंट ऑफिसर फाइनेंस लेने लग गया है ट्रेनिंग के रूप में। तो उन्होंने 2 ग्रेड कम कर दिया है। बट ठीक है, इसमें एक चीज ये भी की है इन्होंने कि हम आगे पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे तब इस बात को मैं शेयर करूंगा। तो पहले बात तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कोई ना कोई जॉब नोटिफिकेशन जरूर मिलता है। जो भी पीएसयू या गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं वो जरूर मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं आज के इस पावर ग्रिड के ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस नोटिफिकेशन पे, जो कि बेसिकली पावर ग्रिड जो है, पहली बात तो महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। यानी ये एक ऐसी पीएसयू है जो इंडिया की सबसे टॉप पीएसयू में मानी जाती है। इसका जो स्टेटस है वो कौन सा स्टेटस है, महारत्ना वाला स्टेटस है। यानी ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है। महारत्ना जो स्टेटस होता है वो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो एक सर्टेन लिमिट का प्रॉफिट अचीव कर लेती है। और अभी करंटली जो है अगर हमारे इस इंडिया में अगर इसकी महारत्ना पीएसयू की बात करें तो बहुत ही कम पीएसयू है, यानी शायद 15-16 पीएसयू जो है जो महारत्ना के स्टेटस में आती है। तो बेसिकली पावर ग्रिड एक महारत्ना पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर में कवर होती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, पावर डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर फॉल करती है पावर ग्रिड। ठीक है, इसका बेसिकली जो काम है वो करती है ट्रांसमिशन पावर जो है उनको ट्रांसमिट करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, सेंट्रल से स्टेट को सप्लाई करना, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसके पूरे शेयर की बात करूं कि पावर का जो स्टेक है वो टोटल इंडिया में 45% है। 45% इंडिया का ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो पावर ग्रिड के पास में, अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है ये 45%। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो प्राइवेटली वगैरह कई पीएसयू और हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके पास है। चलिए, हमारे सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है आज का, रिक्रूटमेंट ऑफ सीए एंड सीएम एज ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस। तो पावर ग्रिड जो है वो फाइनेंस प्रोफेशनल यानी ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस की भर्ती कर रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, न कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल जो है वो 20 पोस्ट है इसकी। टोटल 20 पोस्ट का अगर मैं कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन करूं तो जनरल के लिए 8 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2-2 पोस्ट है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2-2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 है और जनरल के लिए 8 पोस्ट है। मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था किसी वीडियो में कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वहां पर अगर आपने किसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया है तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए 14 पोस्ट हैं, 14 पोस्ट है। कैसे? जनरल की 8। जनरल वो कैटेगरी है जहां पर कोई भी कैटेगरी वाला बंदा आ सकता है। यानी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे एज से रिलेटेड या और कोई फैक्टर में आपने आरक्षण का फायदा नहीं लिया है, रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया है, तो आप जनरल में भी फॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 + 6 यानी 14 पोस्ट हो गई। ऐसे ही एससी के लिए हो गई 10 पोस्ट हो गई, एसटी के लिए भी 10 पोस्ट हो गई और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10 पोस्ट हो गई। क्लियर हो गया? चलिए जी, आप ट्राई कीजिए कि मुझे जनरल फाइट करना है, मुझे उसी कैटेगरी में नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको एक मोटिवेशन रखनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना आपको फॉर्म फिल करते टाइम पे, अरे इस कैटेगरी में तो सिर्फ 6 पोस्ट है, 2 ही पोस्ट है, इसमें तो मेरा पूरा ऑल ओवर इंडिया का मामला है, कितने बच्चे बैठेंगे, कितने सीए बैठेंगे, सीएमए बैठेंगे। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल भी आपको नहीं सोचनी है। आपको हमेशा ये सोचना है, आपको एक कदम आगे के सोचना है। आपको ये हमेशा सोचना है कि मैं जनरल में फॉल करूंगा, मेरे लिए तो 14 पोस्ट है, मेरे लिए 10 पोस्ट है। ठीक है, आप इस तरह का अगर मोटिवेशन लेकर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा है। आगे जो मेन पेज है वो हमारा है ये वाला जॉब स्पेसिफिकेशन वाला।
इसमें इन्होंने बताया है कि आपको सबसे पहले 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी और उस 1 ईयर की ट्रेनिंग में आपको 40,000 बेसिक पे दिया जाएगा। उसके साथ में जो भी डीए होगा और एचआरए होगा वो मिलेगा आपको। उसके अलावा पर्क्स मिलेगी 12% ऑफ द बेसिक पे। 12% ऑफ बेसिक पे, यानी 40,000 का 12% आपको पर्क्स मिलेगा, जो कि 35% होता है रेगुलर। अगर आप जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब आप रेगुलर इसमें आएंगे जॉब में, तो आपको यहाँ पर 12% की जगह 35% कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, जो कि अभी ट्रेनिंग में आपको 12% मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर तीन ही चीज मिलेगी, बेसिक पे, डीए, एचआरए और पर्क्स। और पर्क्स का कितना 12% मिलेगा एक साल के लिए, ये ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करने की जरूरत है। इसके बाद जब एक साल की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा E2 लेवल पे। E2 लेवल समझते हो, यानी 50,000 वाली स्केल पे आपको 50,000 वाली स्केल पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा कंपनी में। यानी आपकी बेसिक पे डायरेक्ट 40 की जगह कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। डीए वैसे के वैसे मिलेगा, एचआरए मिलेगा, जो भी कंपनी की फैसिलिटीज अपन आगे देखेंगे वो सब मिलेंगे, लेकिन कैफेटेरिया अलाउंस जो है वो 35% हो जाएगा। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं कि इस ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सीए या सीएमए पास होना चाहिए। और किस दिन आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए सीए या सीएमए की पास की, वो होनी चाहिए 13 नवंबर 2023। ये 13 नवंबर 2023 क्या है, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट के दिन आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ध्यान से देख लेना, इस चीज को नोट कर लेना कि अगर आपने सीए का एग्जाम दिया है या सीएमए का एग्जाम दिया है, फाइनल एग्जाम दिया है और आपका भी रिजल्ट आना बाकी है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आप नहीं भर सकते इसका फिर फॉर्म। ठीक है, आपके पास में यानी मई अटेम्प्ट जिसका क्लियर हो चुका है अभी वाला, और उसका रिजल्ट 13/11 से पहले पहले आ चुका है, ठीक है, वो सीए सीएमए उसमें पास होना जरूरी है। डिग्री आपके रिजल्ट जो है वो पास आना चाहिए। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि साहब मुझे जो कॉन्वोकेशन नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सीए सीएमए पास होना आप 13/11 से पहले, बस आप एलिजिबल हो। एज लिमिट क्या है, अपर एज लिमिट, यानी मैक्सिमम क्या एज हो सकती है इसमें फॉर्म भरने के लिए, 28 साल की। और जो 28 साल की डेट, 28 साल की एज जो देखी जाएगी वो भी फॉर्म क्लोजिंग के डेट, यानी 13 नवंबर के दिन आप 28 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज, लेकिन अभी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए क्या ध्यान में रखना है कि 13 नवंबर से पहले पहले 13 नवंबर 2023 के आगे आप 28 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया। बात करूं मैं पक्ष के कि क्या क्या चीजें मिलेगी कंपनसेशन में। ऑन रेगुलराइजेशन, जब आप रेगुलर हो जाओगे, यानी आपकी सर्विस ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको बेसिक पे तो मिलेगा ही, कितना, 50,000। डीए, डीए भी जैसे चल रहा है प्रेजेंट में 42 के आसपास चल रहा है, 44 के आसपास आपको डीए चल रहा है, 44% बेसिक का। परक्यूसिट्स एंड अलाउंस एज पर कैफेटेरिया अप्रोच, ये कैफेटेरिया अलाउंस कितना है, 35%, 35%। ठीक है, इसके बाद लीज एकोमोडेशन, यानी कंपनी का जो लीज फैसिलिटी है वो आपको मिलेगी, कंपनी के क्वार्टर मिलेगा, और अगर कंपनी क्वार्टर नहीं देगी तो आपको एचआरए देगी। ठीक है, इसके अलावा रिएम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर, आपको मंथली आने जाने का पैसा मिलेगा। मोबाइल फैसिलिटी रिएम्बर्समेंट, मोबाइल मिलेगा आपको 2 साल 3 साल का जो नियम होता है, उस पर अपन एक सेपरेट वीडियो बात करेंगे कि क्या पॉलिसी, क्या कंपनसेशन, क्या क्या मिलता है। लैपटॉप मिलेगा आपको, पीएफ मिलेगा, ग्रेजुटी का पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगा, यहाँ पर लीव एनकेसमेंट, छुट्टियों के बदले पैसा मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, आपके खुद के लिए, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट माता पिता बहन भाई जो भी है आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलेगा, जो कंपनी की पॉलिसीज है। इतना सारा सब कुछ मिलेगा, मतलब आप ये मान के चलिए कि मैंने आपको एक ही लाइन में कहा कि इंडिया की सबसे बेस्ट पीएसयू में है पावर ग्रिड। ओएनजीसी पावर ग्रिड ये ऐसी पीएसयू है जो इंडिया की सबसे टॉप पीएसयू में आती है। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या दे रही है कंपनी। द कॉर्पोरेशन आल्सो ऑफर एक्सीलेंट फैसिलिटीज लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज इन सब्सिडाइज्ड रेट इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग एडवांसेज, आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, हाउसिंग लोन ले सकते हैं, और बिल्कुल सब्सिडाइज्ड रेट पे, यानी आपको जो इसकी इंटरेस्ट की जो रेट मिलेगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू बैंक के जो नॉर्मल जो रेट होती है, सब्सिडी रेट होती है उसमें, यानी आपको पावर ग्रिड बहुत कम रेट पे आपको लोन देगा।
ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए का बॉन्ड। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आपको कम से कम 3 साल की सर्विस करनी है। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो 5 लाख रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेज यानी जो भी है वो आपको जमा कराना होगा। और अगर आप SC ST और PWBD कैंडिडेट है तो 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड आपको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी। चलिए साहब, एप्लीकेशन फीस जो कि आपकी 500 रुपए की फीस है, नॉन रिफंडेबल है, यानी आपका फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है बाद में तो 500 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। आप कोई एग्जाम नहीं देते हैं तो 500 रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST PWBD और ये अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी लेवल से बिलोंग करते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड है, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ठीक है। डिसेबिलिटी लेवल आप PWBD कब माने जाओगे? जब आपका डिसेबिलिटी लेवल 40% से ज्यादा होना चाहिए। 40% से अगर कम है तो वो फिर आपको PWBD कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे। और उसका ओरिजिनल आपको जो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सबमिट करना पड़ेगा और फॉर्म फिल करते टाइम पे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करें तो एज का जो रिलैक्सेशन है वो कितना है। जैसे मैंने कहा था जनरल के लिए 28 साल की एज है, 13 नवंबर के दिन 28 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और ओबीसी में भी नॉन क्रिमिनल है तो आपको 3 साल का बेनिफिट है, यानी आप 31 ईयर की एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट 5 साल की एज तक आप बेनिफिट ले सकते हैं, यानी 28 और 5 33, 33 की एज तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। क्लियर हो गया। चलिए जी, इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में है अदर देन हिंदी और इंग्लिश, तो आपको वो जो पर्टिकुलर जो कास्ट सर्टिफिकेट है या कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हिंदी या इंग्लिश वाली लैंग्वेज में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखना। अगर आप पावर ग्रिड के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं तो आपको अपना जो बेनिफिट मिलेगा वो इंटरनल सर्कुलर आपको देखना पड़ेगा पावर ग्रिड का, उसके अनुसार आपको कंसेशन या रिलैक्सेशन मिलेगा कि वहां पर कितना आपको वेटेज दिया गया है। इसके अलावा कोई पावर ग्रिड में अगर कोई ट्रेनिंग कर रहा है पहले से या एप्रेंटिस है तो वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या लिखा है कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका GD होगा, बिहेवियरल असेसमेंट होगा, एक कंप्यूटर पे 10 मिनट का एक बिहेवियरल असेसमेंट होता है कि आपका नेचर कैसा है, किस सिचुएशन में आप कैसा डिसीजन लोगे। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है। तो 4-5 स्टेप हो गई। पहला हो गया आपका रिटन टेस्ट हो गया, फिर आपका GD होगा, बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। यानी ये बात ध्यान में रखनी है कि भैया इंटरव्यू है इस पोस्ट में। चलिए जी, मेन सबसे काम की चीज आती है हमारा रिटन टेस्ट। सबसे पहले रिटन टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का होगा और उसमें 4 आपके मल्टीपल चॉइस आपको MCQ मिलेंगे। जो टोटल 2 घंटे यानी 120 मिनट में जो टोटल आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो 170 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। 170 170 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन तो हमारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट के मिलेंगे, यानी हमारे कॉस्ट, FM, ऑडिट, लॉ, अकाउंटेंसी इनके मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद 50 क्वेश्चन जो है वो एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जनरल पेपर जिसको अपन बोलते हैं, यानी जिसमें आपकी रीजनिंग भी आएगी, आपकी मैथ भी आएगी, आपको इंग्लिश भी आएगी, वोकेबलरी आएगी, वर्बल कंप्रेशन भी आएगा। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, DI आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, यानी GK भी आएगी, मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी इसमें 50 क्वेश्चन में। ठीक है। और इंग्लिश भी आएगी। ठीक है। तो GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये आएंगे हमारे 50 नंबर के। इसके अलावा आपका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 रहेगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, यानी 0.25 मार्क्स कट जाएगा आपका एक क्वेश्चन गलत करने पर। ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आता है, आप एक चीज देखिए तो 120 मिनट में 170 क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है। मेरा जो हमेशा ये रहता है बताने का, जो स्ट्रेटेजी जो क्रैक करने की रहती है कि आपको 120 में से लगभग 80% आपको मार्क्स यहां लाने हैं, यानी आपको 96 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां करेक्ट करने हैं। कैसे भी करके आपको 80% पेपर यहां अटेम्प्ट होना चाहिए, वो भी सही लेवल पे। और ज्यादा से ज्यादा यहां जो है ये जो 50 क्वेश्चन है
इसमें से आपका 50 में से 50% यानी 25 क्वेश्चन यहाँ आपके सही होने चाहिए। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्या मैं वापस बता देता हूँ, 120 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 120 जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा हमारा कॉस्ट, उसमें आएगा हमारा एफएम, अकाउंट्स, टैक्स, ठीक है, और ऑडिट, ये हमारा आएगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है इसमें आपको 80% आपको कवर करना है, और ये इजी है, कोई मतलब क्वेश्चन इससे दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियस बात है, ज्यादा कुछ पेपर का लेवल आता नहीं है। असिस्टेंट ऑफिसर फाइनेंस पे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में तो फिर भी चलो इसका टफ लेवल आता था। चलिए जी, मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज जो जरूरी है कि सेपरेटली आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ईच सेक्शन, यानी आपको प्रोफेशनल में भी 30% लाना पड़ेगा, यानी 120 नंबर का है प्रोफेशनल, तो इसका 30% यानी आपको 36 मार्क्स तो इसमें लेके आने हैं, और वो है 50 मार्क्स का जनरल पेपर, उसका 30%, उसका 30% यानी 15 नंबर। ठीक है, ये इसमें लेके आने हैं। तो मिनिमम 30% दोनों में इंडिविजुअली सेपरेटली आपको पास करना है। अगर आपके ये मिनिमम मार्क्स इसमें नहीं आ पाए, 36 नंबर आपके प्रोफेशनल में, 15 नंबर 15 मार्क्स आपके जनरल में, तो आप वहीं पे ही आउट हो जाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40% ओवरऑल ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। ठीक है, और ओवरऑल ओबीसी एस सी एस टी के लिए देखें तो 30% है, और इंडिविजुअली सेक्शन में देखें तो 25-25% है, यानी आपको इंडिविजुअली ओबीसी के लिए है और एस सी एस टी है तो आप 25% में आओगे यहाँ पर। ठीक है, और ओवरऑल की बात करें तो आपको ओवरऑल दोनों में मिला के कम से कम आपको 30% मार्क्स लेके आना है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए जी, इसके बाद आता है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो आपके रिटर्न टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपके रिटर्न में कितने नंबर आते हैं उसके बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, एक मेरिट बनेगी। क्लियर हो गया? इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, कि आपको जीडी जो होगा, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाओगे और जो जीडी आपका होगा वो कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स का नहीं है, यानी ग्रुप डिस्कशन में आपके 0 नंबर भी आ गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1 नंबर भी आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 नंबर भी आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई मार्क्स का है, इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई मार्क्स का है। इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स जरूरी है? मिनिमम जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको 40% मार्क्स लेके आने, ओबीसी एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स लेके आने हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो 40% उसका जनरल का, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू का, और एस सी एस टी और ओबीसी के लिए 30% है इंटरव्यू में, जीडी में कोई मार्क्स नहीं है। इसके बाद आता है वेटेज। वेटेज कितना रहेगा आपका? अगर मैं रिटर्न टेस्ट की बात करूं तो आपका 85% वेटेज है, जीडी का 3% वेटेज है और इंटरव्यू का 12% वेटेज है। यानी आपको जो मेन परफॉर्म करना है वो करना है रिटर्न टेस्ट में। आपके रिटर्न में मार्क्स अच्छे हैं तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है। इंटरव्यू में आपको एक बार के लिए तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है, कॉन्फिडेंस रखे हुए। कैसे तैयारी करते हैं इंटरव्यू की वो भी मैं आगे बताऊंगा, इन रिटर्न की कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो कैंडिडेट जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होगा उसकी मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, कि ओबीसी में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, जनरल में कितने हुए, एससी में कितने हुए, एसटी में कितने हुए, और वो किस प्रोपोर्शन में बनेगी, जितनी उसकी वैकेंसीज है, वैकेंसीज के प्रोपोर्शन में ही आपका इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको ऑफर लेटर जारी कर दिया जाएगा तुरंत, लेकिन उससे पहले आपका एक क्या होगा, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप मेडिकली फिट तो है ना इसके लिए। ठीक है, तो मेडिकली आपका टेस्ट होगा, जो भी कंपनी की जो नॉर्म्स है, जो हॉस्पिटल ये कंपनी वाले बताते हैं, पावर ग्रिड बताता है। एग्जाम कहाँ होगा? एग्जाम का जो टेस्ट सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, जम्मू और गुवाहाटी, इन जगह आपका होगा। और इन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा बच्चे हुए तो हो सकता है मल्टीपल में हो जाए, जनरली एक ही शिफ्ट में हो जाता है पावर ग्रिड का पेपर। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करने की बात है कि एग्जाम डेट हम आपको बाद में बताएंगे, और आप मान के चलिए कि एग्जाम जो है 13 नवंबर को तो लास्ट है, और ये मान के चलिए आप दिसंबर एंड या
जनवरी मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर एंड या जनवरी मिड में, जनवरी 2024 और दिसंबर एंड 2023 में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यानी आपके पास जो समय है वो बेसिकली 2 महीने का टाइम है, 2 से ढाई महीने का टाइम है। अगर आप 2 से ढाई महीने में अगर अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो मान के चलिए कितनी शानदार जॉब है पावर ग्रिड की, आपकी पूरी लाइफ सेट, अपनी फैमिली की पूरी लाइफ सेट, ठीक है, और एक अच्छे वाले एटमोस्फेयर में आपको काम करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने की जो टेन्योर है, डेट है, वो है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक है। अभी 24 अक्टूबर आई नहीं है तो अभी फॉर्म अभी ओपन नहीं हुए हैं। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। आपके जो सर्टिफिकेट बनाने हैं वो भी अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। और फॉर्म भरने के बाद में जो फॉर्म फिल का फाइनल जब आएगा तो उसका एक प्रिंट आउट जरूर ले लेना, ठीक है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट फोटो साइज, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें हम। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उनको एक पीडीएफ में स्कैन कर लेना, एक ऐसे नहीं 10th की अलग, 12th की अलग, सारी सारी जितनी भी है 10th 12th वगैरह है, ठीक है। और उसकी जो साइज है, पीडीएफ की जो साइज है वो 10 MB से ज्यादा मत रखना, नहीं तो फिर फॉर्म अपलोड, आपका फॉर्म फिल होने में दिक्कत आएगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट वर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं तो एनओसी जरूर आप अप्लाई कर देना। अभी आपको देने की जरूरत नहीं है फॉर्म फिल करते टाइम पे। एनओसी आपसे तब मांगेंगे जब आप फाइनली रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आएगा तब आपसे एनओसी मांगी जाएगी। यानी जीडी कराने से पहले, बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट कराने से पहले और इंटरव्यू कराने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी टाइम पे आपको एनओसी सबमिट करनी है ओरिजिनली। तो आप अभी अभी से ही फॉर्म फिल करने के साथ में ही अपने जहां भी अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उसको इंटीमेट कर दीजिए। गवर्नमेंट वाले, प्राइवेट वाले नहीं, गवर्नमेंट वाले आप इंटीमेट कर दीजिए कि साहब मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूं और जब भी मेरा अगर इसमें रिटर्न में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं अगर इंटरव्यू में जाता हूं तो आप मुझे एनओसी देने, एनओसी दिलाने के वो करवाएं, ठीक है। तो ये एनओसी के लिए आप लिख देना इसमें। इसके बाद ये बेसिक चीजें ये आप देख लेना नोटिफिकेशन में जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड। आपको कोई भी हार्ड कॉपी पावर ग्रिड को नहीं भेजनी है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ओरिजिनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे मांगी जाएगी, उसी टाइम पे आपको ये सब चीजें सबमिट करनी है, अभी कुछ नहीं करना आपको। इसमें मिनिमम जो एज है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। ओनली इंडियन नेशनल, भारतीय इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, ठीक है। दूसरा, आपका जब तक फाइनल ऑफर लेटर नहीं आ जाता तब तक आपका जो सिलेक्शन है वो प्रोविजनल रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में कि साहब मेरा तो इंटरव्यू क्लियर हो गया मुझे ऑफर लेटर नहीं दे रहे, तो कुछ मान लो किसी भी चीज में आपकी प्रॉब्लम है तो आप ये नहीं कह सकते कोर्ट को कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन हो गया अब तो मुझे जॉब देनी ही पड़ेगी। प्रोविजनल रहेगा आपका किसी भी स्टेज में, ठीक है। इसके बाद जो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इंडिया में होनी चाहिए, यानी कहीं आउट ऑफ इंडिया से आप दूसरी क्वालिफिकेशन नहीं हो आपकी, ग्रेजुएशन वगैरह सारी चीजें इंडिया में होनी चाहिए। डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फाइनल मार्कशीट, ये चीज काम का है कि आपकी मार्कशीट में जो डेट लिखी हुई है वही आपकी क्वालिफिकेशन की डेट मानी जाएगी कि फाइनल आप कब क्वालिफाई हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अगर आपके मार्क्स जो है वो पॉइंटों में आ रहे हैं तो किसी भी तरीके से वो राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा एलिजिबल के लिए। पहले बात तो यह परसेंटेज की जरूरत नहीं है, सीए पास है, सीए बन गए तो मतलब आप एलिजिबल है, चाहे आपके 41% बन रहे हैं चाहे 91% बन रहे हैं, ठीक है। एनओसी का मैंने बताया दिया इंटरव्यू के टाइम पे देनी है, अभी कोई एनओसी नहीं देनी है। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको आपको लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास में सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। ये चीज बहुत काम की है। ऐसा नहीं हो कि फॉर्म फिल करने के बाद की डेट का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उससे पहले की डेट का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एज के लिए जो आपकी कट ऑफ डेट देखी जाएगी वो ऑनलाइन फॉर्म क्लोज होने की लास्ट डेट 13 नवंबर है। आपको यहाँ पर आप जब मान लो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं और आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पावर ग्रिड जो है वो टीए बिल देता है, ठीक है, आने जाने का पैसा देता है। तो उसके लिए आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, वो करेक्टली आप बैंक डिटेल आईएफसी कोड वगैरह मेंशन कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई, अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो आपका जो डिस्प्यूट लीगल जुरिडिक्शन एरिया जो रहेगा वो दिल्ली का रहेगा। एप्लीकेशन फीस मैंने बता दी है कि नॉन रिफंडेबल है, कोई फीस आपको वापस से नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप रिटर्न टेस्ट की प्रिपेयर करना चाहते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेज के ऐप, जो तेजस कॉमर्स क्लासेज ऐप है उसके स्टोर में जाना और वहां पर आपको सेपरेटली
पावर ग्रिड का पावर ग्रिड फाइनेंस ऑफिसर का कोर्स आपको मिल जाएगा, या तो पावर ग्रिड ऑफिसर फाइनेंस, या फिर आप सबसे बेटर जो कोर्स है सारी पीएसयूज के लिए, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र के नाम से जो कोर्स है वो आप एक बार देख सकते हैं, जिसमें सारा कंटेंट अपडेटेड मटेरियल सब डाला हुआ है। उसमें आपको समराइज नोट्स भी दिए हुए हैं, समराइज नोट्स हैं, एमसीक्यू बैंक है 15,000, 15,000 प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू बैंक है, और आपको 50+ प्रीवियस पेपर मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू के पेपर मिलेंगे, कि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में पूछता कैसे है, पेपर का लेवल कैसे आता है। 100+ आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं कि मेरे मार्क्स कहाँ कम आ रहे हैं, किस चीज में कम आ रहे हैं, मैथ में कम आ रहे हैं या जीके में कम आ रहे हैं, या फिर मेरे मार्क्स कॉमर्स में आ रहे हैं तो कोस्टिंग में कम आ रहे हैं, तो मुझे कौन से कोस्टिंग में ज्यादा ध्यान देना है, एफएम में ज्यादा ध्यान देना है। देखो, आपको बहुत बारीक से बेसिक से इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। आप अपने आप को ये ओवर कॉन्फिडेंट ना समझे कि मैं सीए हूं तो मेरे को तो सब आता है, मैंने तो सब पढ़ रखा है। वहां पर सीए ही आएंगे सारे, कोई दूसरा बीकॉम वाला नहीं आएगा। लेकिन मुकाबला आपका जो है वो ज्यादातर जो है प्रोफेशनल में उन बच्चों से रहेगा जो अभी रिसेंटली क्वालिफाई हुए हैं। रिसेंटली जो बंदा क्वालिफाई हुआ है उसका तो जीएसटी भी बहुत अच्छा है, उसका क्या नाम से इसका कॉस्ट एफएम भी अच्छा है, उसका इनकम टैक्स भी अच्छा है। तो उसको compete करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, यानी 11th क्लास से लेकर पूरा आपको सीए इंटर का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस पे ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे बताइएगा, ताकि मैं एक नेक्स्ट सेशन अपन और ले लेंगे इसका कि कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।